So, gentlemen, welcome back for the third and last session for this day number one training for ISO management standards. So, in previous session, we discussed in detail about the PDCA cycle or PDCA model. ठीक है, उसके मुताबिक काम कैसे करते हैं ISO के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की और उसके एक्चुअल मीनिंग की। ये कि बेसिकली ये जो आईएसओ के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, इनका बेसिक मकसद क्या है, इनका मीनिंग क्या है। सो बेसिकली these can simply refer to any set of guidelines or best practices used by an organization to manage its operation। ठीक है जी। जितने भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड हैं, ये बेसिकली आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल किस्म की ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। मसलन कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है, कहीं पे लॉजिस्टिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, कहीं पे जो है वो सप्लाई का ऑपरेशन हो रहा है, कहीं पे जो है वो मटेरियल हैंडलिंग हो रही है, कहीं पे रिसीविंग होगी है रॉ मटेरियल की, कहीं पे बॉइलिंग हो रही है, कहीं पे वेल्डिंग हो रही है। सो मैनी ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स। जब कोई भी प्रोडक्ट तैयार करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक्सप्लोर करती है कोई प्रोडक्ट, तो उनको डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक एंड प्रोडक्ट वसूल होती है। ठीक है जी, जो कि कस्टमर के एंड यूजर के हाथ तक जाती है। तो अब उस उन प्रोसेसेस के दौरान में, उन ऑपरेशंस के दौरान में अगर उनका आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, उन ऑपरेशंस का एक मतलब सेट रूल्स के ऊपर वो अगर काम ना करें, तो वो क्या होगा, क्लैश हो जाएगा उसमें। और क्लैश की वजह से एक्सीडेंट्स होंगे, मिसहैप्स होंगे, इंजरीज होंगी, कैटास्ट्रॉफिक किस्म के इंसिडेंट हो सकते हैं और होते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए वो जितने भी ऑपरेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनके अंदर एक बैलेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए ये जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, दे कम इनटू प्ले। ठीक है। ये एक मतलब है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, गाइडेंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ वॉलंटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है। अगर आप इनको फुलफिल कर लें, इन रिक्वायरमेंट्स को, दैट मीन्स कि आप एक इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ना सिर्फ उसको आपने इस्टेब्लिश करना होता है, यानी उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अचीव करना होता है, बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी अप्रोप्रिएटली और इफेक्टिवली इंश्योर करना होता है। एंड देन फाइनली आपने उसको मेंटेन भी करना होता है, और मेंटेन वाला जो रोल है वो ऑडिटर्स का रोल होता है। ठीक है। ऑडिटर्स, जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप देखें, जो थर्ड पार्टी ऑडिटर्स होते हैं या लीड ऑडिटर्स होते हैं, वो तो आते हैं 3 साल के बाद एक दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट करते हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिटर जो है, ये परमानेंट पार्ट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि कंटिन्यूअसली मेंटेन करने की जो है एफर्ट करते रहते हैं। यानी जो कंपनी की पॉलिसी है, जो भी उन्होंने मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उस पॉलिसी के तहत वो कंटिन्यूअसली वहाँ पे इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करते रहते हैं, ताकि उस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की प्रोग्रेस का पता चल सके, उस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रेस का पता चल सके कि वो क्या इस काबिल हो रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस इंप्रूव कर रही है, क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, या इन्वायरमेंट का अगर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड अप्लाई किया है तो क्या इन्वायरमेंट इंप्रूव कर रहा है, या अगर हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई किया है तो क्या हेल्थ एंड सेफ्टी में इंप्रूवमेंट आ रही है, या फूड सेफ्टी मैनेजमेंट वाला जो स्टैंडर्ड है वो अप्लाई किया है, क्या उसमें बेहतरी आ रही है। तो इंटरनल ऑडिट के दौरान आपको ये पता चलता रहेगा। उससे फिर आप जब एक फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे कि जी अब हमारी प्रोग्रेस इतनी इंप्रूव हो गई है, नाउ वी आर satisfied with the progress, and then we are ready to call the external auditors to check our system and certify us। ठीक है ना। तो अगर आप स्पेसिफिक कर लें कि मतलब उसको एक स्टैंडर्ड को, जनरल स्टैंडर्ड के मीनिंग तो ये है कि ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गाइडेंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। अगर हम इसको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफिक टॉपिक ले लें, मसलन क्वालिटी का जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, वो क्या है, उसमें हमने क्वालिटी से रिलेटेड जो स्पेसिफिक आईएसओ की रिक्वायरमेंट्स हैं
उनको फुलफिल करना होता है। इसी तरह अगर हम स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ले लें जो 45001 के नाम से है, तो उसमें हमने जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करना होता है, ठीक है ना। एक तो होता है जनरल मीनिंग ऑफ दैट स्टैंडर्ड, कि कोई सेट ऑफ रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। एक होता है स्पेसिफिक टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप उस जिस टॉपिक को आप जो है वो लेकर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे रिलेटेड जो सेट ऑफ रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसको उस नाम से पुकारा जाएगा। उसको क्वालिटी, अगर आप स्पेसिफिक टू क्वालिटी लेना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड कहलाएगा। अगर आप स्पेसिफिक टू हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स लेना चाहते हैं या गाइडेंस या डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड कहलाएगा। और हर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का डिफरेंट कोड होता है और डिफरेंट साथ उसके वर्जन होता है। जैसे आईएसओ, आईएसओ क्या क्या मतलब है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 9001 क्या है, ये फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। ये एक कोड है जो स्पेसिफिक जो क्वालिटी के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको आईएसओ ने डेडिकेट किया हुआ है। ये फैमिली है आईएसओ के स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। पहले ये 9000 था, फिर ये 9001 हो गया। ये पहले 2008 में आया पहला क्वालिटी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, फिर 2015 में आया जो अभी तक चल रहा है। और अभी जो अभी नया वर्जन आएगा तो फिर उसमें साथ उसका सन भी शामिल होगा। जैसे अभी जो हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है 45001, इसका ये फैमिली नेम है। और दिस इज द फर्स्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो 45001 है, जो कि मतलब है कि खुद आईएसओ ने डेवलप किया है। इससे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर आईएसओ का कोई मैनेजमेंट स्टैंडर्ड मौजूद नहीं था। इससे पहले जो हम इम्प्लीमेंट करते थे वो 18001, जो कि ब्रिटिश का बना हुआ एक स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का बना हुआ स्टैंडर्ड है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन 2018 में खुद आईएसओ ने हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड इशू करके उसको ऑब्सोलीट कर दिया। यानी उन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो बीएसआई स्टैंडर्ड से मतलब सर्टिफाइड थी उनको कहा कि आप माइग्रेट करें, आप मतलब उस बीएसआई स्टैंडर्ड से 45001 के ऊपर आए, और लोगों ने फिर ऑडिट करवाए और अपने आप को माइग्रेट करवाया और न्यू सर्टिफिकेशन उनको इशू हो गई। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना चाहती हैं आईएसओ का, तो वो 45001 को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह ये 22000 जो है ये फूड सेफ्टी की जो फैमिली है उसका कोड है 22000, ठीक है ना। उसके साथ 2018 जो है वो उसका ईयर ऑफ वर्जन है, मतलब जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ स्टैंडर्ड और इम्प्लीमेंट करने के लिए अलाउ हो गया, ठीक है। इसी तरह इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है जिसका जो फैमिली कोड है वो 14001 है, ठीक है जी। तो हर कोड, हर स्टैंडर्ड जो है ये अपने एक फैमिली कोड से पहचाना जाता है। इसी तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है जिसको 27001 कहते हैं। इसी तरह एचआर के ऊपर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, मार्केटिंग के ऊपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर है, बेशुमार टॉपिक है। 25000 प्लस तो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है आईएसओ के, मतलब ये बेशुमार टॉपिक्स के ऊपर उनके मैनेजमेंट स्टैंडर्ड मौजूद हैं। तो हर एक को उन्होंने अलग अलग फैमिली नेम या कोड दिया हुआ है ताकि पहचाना जा सके कि ये फैमिली इस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, साथ मतलब आपको एग्जांपल्स भी मैंने कोट कर दी, ये कि ये मतलब डिफरेंट स्टैंडर्ड जो हैं ये किस तरह परफॉर्म करते हैं और इनका क्या आपस में कोऑर्डिनेशन है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईएसओ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है जी। एक तो होगी फाउंडेशन पीडीसीए। अब वो पीडीसीए के जो आपने बुनियाद रख दी अपनी बिल्डिंग की, उसके चार पिलर्स आपने खड़े कर दिए, अब ऊपर आपने स्ट्रक्चर भी तो बनाना है, उसके दीवारें बनानी है, उसके छत बनाने हैं, उसको मतलब बिल्डिंग को शेप देनी है, और उसको एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के अंदर लेके आना है। तो ये जो क्लास स्ट्रक्चर है, ये जितने भी हेल्थ आईएसओ के स्टैंडर्ड हैं, जिसको हाई लेवल एचएलएस भी कहते हैं, इसको हाई लेवल स्ट्रक्चर कहते हैं, ये तमाम में सेम है। तमाम जितने भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है आईएसओ के,
ये उसके अंदर ये सेम स्टैंडर्ड ही अप्लाई होता है, सेम स्ट्रक्चर ही अप्लाई होता है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्लॉजेज होती हैं, तमाम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो होते हैं आईएसओ के, उनको हम क्लॉजेज भी कहते हैं उनको। मतलब हम जैसे कहते हैं कि ये शिक है, इसकी शेक नंबर फ्ला है, शिक मतलब इस तरह भी हम कह सकते हैं उसको। उसकी हम सेक्शन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 10 क्लास स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसको हाई लेवल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक। लेकिन इसमें एक जीरो क्लास भी होती है। वो कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर जीरो क्लास शामिल होती है और कुछ में नहीं भी होती। तो जीरो क्लास बेसिकली एक नॉन ऑपरेशनल क्लास होती है, जो कि बेसिकली आपको उस स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्लास जीरो, जीरो के भी सेक्शन होते हैं कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। जब मैं आपको क्वालिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर आएंगे हम, तो फिर मैं आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर का उसका ब्रीफ भी करूंगा, और वो स्टैंडर्ड भी आपको इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो जीरो क्लास जो है वो बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन उस स्टैंडर्ड के मतलब हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद क्लॉज 1 स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम स्कोप कहते हैं। स्कोप क्या, उस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का स्कोप। स्कोप क्या होता है, बेसिकली दी बाउंड्रीज ऑफ दैट स्टैंडर्ड। बाउंड्रीज का क्या मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड है, मसलन अगर फर्ज करें क्वालिटी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये कहाँ पे अप्लाई हो सकता है और कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, इसको कहते हैं स्कोप, या इसको कहते हैं बाउंड्रीज, ठीक है ना। तो आईएसओ कहती है कि जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, चाहे आपकी इंडस्ट्री स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज स्केल की है, आप उसके ऊपर अप्लाई उनको करके उससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है कि अगर आपकी इंडस्ट्री स्मॉल है तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कर सकते यानी ये चाहे आपकी इंडस्ट्री स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज, तीनों जो आईएसओ के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, तीनों उसके स्कोप में शामिल हैं। किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर की इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ऑयल एंड गैस हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कोई मतलब सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो, जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं, या मतलब ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो। एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री यू कैन implement and get benefit of the ISO management standard, ठीक है जी। और फिर अगली क्लास जो है या अगला सेक्शन जो है वो है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस का। ये क्लास 2 कहलाती है, ठीक है जी। नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, इसको हम ये मैं आगे इसकी आगे डिटेल से भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको बताने का मकसद है, क्लास 3 जो है वो टर्म्स एंड डेफिनेशन, उस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस वहाँ पे इस क्लास के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद आती है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। ये जो क्लासेस है ना, क्लास कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्लास 4, आगे मैं स्ट्रक्चर मजीद आपको ब्रीफ करता हूँ। यहाँ से आपका बेसिक ऑडिट शुरू होता है, ठीक है ना। पिछली जो क्लास 0 है, या स्कोप की क्लास है, या नॉर्मेटिव रेफरेंस है, या टर्म्स एंड डेफिनेशन है, यहाँ पे ऑडिट नहीं होता, ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए होती है। ऑडिट बेसिकली स्टार्ट होता है आपका, ये इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट होती है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से होती है। इसको आगे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हाई लेवल स्ट्रक्चर जो है, इसके बेनिफिट्स भी कुछ हैं, ये लिखे हुए हैं, और आप इसको पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल जो जेनेरिक किस्म की चीज़ें हैं इसमें, एक तो कंपैटिबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स जो है इंक्रीज होती है, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनका एक ही क्लास स्ट्रक्चर है, एक ही HLS है। तो इसलिए ये कंपैटिबल होते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटीग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ईजियर टू इम्प्लीमेंट न्यू स्टैंडर्ड, मतलब अगर आप कोई पुराना वर्जन आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मसलन आपने क्वालिटी का जो है 2008 वाला वर्जन इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अब आप माइग्रेट करना चाहते हैं 2015 वाले वर्जन के ऊपर। तो चूंकि क्लास स्ट्रक्चर एक होता है और इसका फाउंडेशन भी सेम है, तो इसलिए थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करके जो कि नए वर्जन में मौजूद हैं, उसको आप एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन इनकी आसान होती है, वैल्यू फॉर यूजर्स बढ़ जाती है, इंक्रीज इफेक्टिवनेस इन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट फॉर द टेक्निकल कमिटीज, ये भी उनको फायदा देती है कि उससे टेक्निकल कमिटीज को ऑर्गेनाइज करने में अपना डेटा उसमें आसानी होती है। अब यहाँ पे इसका और मजीद डाइसेक्शन कर लेते हैं। जो HLS है, हाई लेवल स्ट्रक्चर है,
जो क्लास वन मैंने जैसे आपको बताया था, स्पेसिफिक तो डिसिप्लिन होती है। मसलन अगर क्वालिटी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे क्वालिटी का स्कोप जो है वो डिफाइन किया जाता है, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का स्कोप। उसके बाद नॉर्मेटिव रेफरेंसेस है। स्पेसिफिक तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि जिस टॉपिक के ऊपर वो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर है, चाहे वो आपका इन्वायरमेंट के ऊपर है, या क्वालिटी के ऊपर है, या फूड सेफ्टी के ऊपर है, तो उसका नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या होता है? क्लास टू बेसिकली जो उस स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए जो भी रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं उसको हम नॉर्मेटिव रेफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको आइडिया होगा, ये जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, ये जो थीसिस होते हैं, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं, जब आप इस प्रोजेक्ट को लिखते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो आपने मुख्तलिफ अदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका रेफरेंस वहाँ पे कोट करना होता है, ठीक है ना, उसका वहाँ पे मेंशन करना होता है बाकायदा, और उनकी हेल्प लेनी होती है अपने टॉपिक को वो करने के लिए, एक प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह जब आप एक मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को डेवलप करते हैं ना, तो जो जो आईएसओ की कमेटीज होती हैं वो डिफरेंट जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनकी हेल्प लेती हैं, ठीक है ना। जहाँ पे रिसर्च हुई होती है उसका वो रेफरेंस वहाँ पे कोट किया जाता है कि जी ये डॉक्यूमेंट है, इससे हमने हेल्प ली, इसका ये जो इस स्टैंडर्ड का सेक्शन है या ये क्लॉज जो है उसके अंदर ये चीज़ डालने के लिए फला रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट से हमने अचीव की। तो इसको कहते हैं नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, ठीक है जी। वो कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर होते हैं, कुछ के अंदर नहीं भी होते। जैसे आप देखें ना, ये 45,001 जो हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, इसका कोई नॉर्मेटिव रेफरेंस नहीं है, क्योंकि ये पहला मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है आईएसओ का, इससे पहले कोई वर्जन मौजूद नहीं है, तो वो इसलिए कोई नॉर्मेटिव रेफरेंस इसका नहीं है, ठीक है ना। लेकिन और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके नॉर्मेटिव रेफरेंसेस होते हैं जो कि मेंशन होते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्लास थ्री है टर्म्स एंड डेफिनेशन स्पेसिफिक टू डिसिप्लिन। जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ 33 टर्म्स एंड डेफिनेशन, मसलन उसमें रिस्क क्या है, हैजर्ड क्या है, इसी तरह क्वालिटी की जो है वो भी टर्म्स एंड डेफिनेशन इस सेक्शन के अंदर ब्रीफली बताई गई हैं। और स्टैंडर्ड में जब ऑडिट करते हैं ना, मतलब आप जब ऑडिट करते हैं और आपका कहीं पे क्लैश हो गया, आपको समझ नहीं आ रही कि ये जो टर्म है इसको डिफाइन कैसे करना है, तो मतलब आप उसको गूगल सर्च नहीं करेंगे, आप उस स्टैंडर्ड के अंदर उसका जो टर्म्स एंड डेफिनेशन वाली क्लॉज है क्लास थ्री, उसके अंदर जाएंगे और वहां पे जो मेंशन हुआ है उस चीज के मतलब उसको आप रेफरेंस करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब इनकी अपनी डेफिनेशंस उन टर्म्स की मौजूद हैं जो टर्म्स यूज हुई हैं उस स्टैंडर्ड के अंदर, तो उसको आपने रेफर करना है, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है या डिफाइन किया है उस टर्म को, आपने एज इट इज उसको लेना है। कोई अपने से आपने कोई उसकी डेफिनेशन जो है वो डेवलप नहीं करनी, ठीक है जी। उसके बाद फिर अपना ऑपरेशनल, ये जो क्लास जीरो होती है या क्लास वन है या टू है या थ्री है, इसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेशनल क्लासेस, ठीक है ना। इनको ऑडिट के साथ कोई तल्लक नहीं होता, इनका सिर्फ इस स्टैंडर्ड को अंडरस्टैंड करने के या बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है उससे ताल्लुक होता है कि आप उसको समझ सकें कि इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर कोई इसका स्कोप क्या है, किस किस कंपनी में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, या मतलब है इसका कोई नॉर्मेटिव रेफरेंस ऑलरेडी कोई मौजूद है जो कि इस क्लास के अंदर मेंशन होगा, या मतलब मुख्तलिफ किस्म की टर्म जो डिफाइन की गई हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर, वो क्या उसकी डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। उसके बाद हम हमारा इस पार्ट स्टार्ट हो जाता है ऑपरेशनल। ये इम्प्लीमेंट भी किया जाता है और इसका ऑडिट भी किया जाता है, यानी क्लास फोर से लेके क्लास टेन तक ये है आपको ऑडिटेबल क्लासेस, ठीक है। तो क्लास फोर की आगे फिर फर्दर सब क्लासेस है, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्म है ना, ये अभी यूज करना शुरू किया है, ये सुना, इससे पहले वो टर्म यूज करते थे स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। स्टेक होल्डर्स मीन्स के कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाएंगे तो इसमें मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। मसलन अगर आपने अपने प्रॉब्लम को समझना है तो सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, यानी आपने ये अंडरस्टैंड करना है
कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। मसलन अगर आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी से रिलेटेड आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? इंटरेस्टेड पार्टीज, मतलब आपके क्लाइंट, कस्टमर्स, आपके रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, आपकी मैनेजमेंट की टीम, ये सारे आपके इंटरेस्टेड पार्टीज या स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, स्पेशली कस्टमर्स की क्वालिटी में कस्टमर नीड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो उनकी आपकी क्वालिटी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है, या अगर आप इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या नीड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है ना? इस तरह क्लॉज 4.3 स्कोप डिटरमिन करती है उस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का रिगार्डिंग टू देयर कॉन्टेक्स्ट। मसलन अगर आप क्वालिटी का मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपने क्वालिटी को किस किस डिपार्टमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, इस मैनेजमेंट सिस्टम को, वो स्कोप यहाँ पे डिफाइन होगा। मतलब है कि फर्ज करें आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो आप उस स्कोप में HR डिपार्टमेंट को नहीं लाना चाहते, तो आप उसमें HR का डिपार्टमेंट माइनस कर देंगे उसमें, ठीक है ना? या आप अपने पूरे अगर वर्क प्लेस के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप पूरा उसमें मेंशन करेंगे स्कोप में कि दिस मैनेजमेंट सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन आवर होल प्लांट या होल ऑर्गेनाइजेशन या होल फैक्ट्री। आपको पता है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज होती हैं जिनकी ऑफिसेज होते हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, उनकी फैक्ट्रियां होती हैं डिफरेंट लोकेशन पर, उनके डिफरेंट किस्म के सेगमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सारी के ऊपर एकदम आप एक मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई नहीं कर सकते, आप उनको बाई पार्ट कर लेते हैं, तो फिर आप उसको अपने स्कोप में शामिल करते हैं जिस पे आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके बाद 4.4 बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि आपने क्वालिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना? और इसके साथ आगे आप लीडरशिप की क्लास ले लें, उसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं लीडरशिप से रिलेटेड। और उसके आगे फिर उसकी सब क्लासेस हैं, 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है। यानी सबसे पहले तो आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो मेन लीडरशिप है, उसने कमिटमेंट शो करनी है स्पेसिफिक टू टास्क। मसलन अगर आप क्वालिटी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है, उनकी कोई कमिटमेंट है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या कि नहीं है, उनकी सोच है कि नहीं है, ठीक है ना? सोच होना जरूरी है। उसके बाद तभी वो कोई पॉलिसी देंगे ना। पॉलिसी पे भी जब हम आएंगे, उसके ऊपर भी हम डिटेल से बातचीत करेंगे। फिर जब पॉलिसी बनेगी, तो फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन होंगी। मसलन अगर आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो फिर आपने स्पेसिफिक किसी क्वालिटी के बंदे को कोई जिम्मेदारियां देनी होंगी। जैसे हमने शुरू में PDCA मॉडल में एग्जांपल कोट की थी ना, जिसमें हमने कहा था कि आपने जब टारगेट सेट किया है कि 10% वेट टाइम रिड्यूस करना है आपने, तो वो वेट ऑटोमेटिक तो नहीं हो जाएगा ना किसी को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी। तब वो कलेक्टिव एफर्ट होगी, तब जाके वो आपका टारगेट अचीव होगा। इसी तरह अगर आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो उसके मुताबिक रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डिफाइन करनी होगी। उसके बाद हमारी आ जाती है क्लास 6। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है 6 जो है, ठीक है ना? इसमें बेसिकली आप अपने जो है ना, जितने भी प्रोडक्ट को या सर्विस को रिस्क होते हैं या हैजर्ड्स होते हैं या कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट होना हो सकती हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर उनको अचीव करने के लिए, यानी उनको रिड्यूस करने के लिए प्लानिंग करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है? ये दोनों क्लासेस 6.1 और 6.2 आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद है क्लास 7। इसकी आगे फर्दर सब क्लासेज हैं, 7.1 है, 7.2 है। ये बेसिकली देखें, जब आपकी मैनेजमेंट कमिटमेंट हो गई, कमिटमेंट शो हो गई, पॉलिसी आ गई, ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, रिस्क असेसमेंट्स वगैरह आपने कर ली, मतलब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमिन कर लिया, तो फिर उसके लिए फिर आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। मसलन आपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज बहुत ही चाहिए, कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, आपका स्टाफ कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए क्वालिटी से रिलेटेड, और उनके अंदर एक, अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो एक कम्युनिकेशन का कोई चैनल
एक प्रोसीजर काम करना चाहिए, कोई कुछ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन भी आपने रिटेन करनी होगी, कोई आपकी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशंस होंगी जो कि आपने प्रेजेंट करनी होंगी ऑडिट के दौरान में। अगर वो डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करेंगे आप, तो आपका ऑडिट तो नहीं हो सकेगा पास, ठीक है ना। तो इसी तरह ये क्लास 7 जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और ये प्रूविंग ऑफ द रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ठीक है। इसके ऊपर हम जब उस स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे तो डिटेल से हम इसकी, इसी तरह क्लास 8 जो है वो ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है? बेसिकली जो भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, मसलन आप ऑयल एंड गैस के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने जब वो ऑयल एंड गैस को ड्रिल करना है, मतलब उसको आपने जब वो ज़मीन से निकालना है उसको, तो डिफरेंट किस्म की ऑपरेशनल प्लानिंग होंगी ना, जो भी आपकी रिग्स होंगी वहाँ पे, उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है, वो कैसे जुड़ेंगी, क्या क्या चीज़ होंगी, कौन से लोग क्या काम करेंगे, कितने टाइम पे उसको किस एंगल पे रखना है, कितना पेनिट्रेट करना है, ये सारा आपका ऑपरेशन होता है। या फिर उसके बाद जब आप उसको डिग आउट कर लेते हैं उसको, कैसे फिर आपने ग्राउंड पे लाना है, कैसे स्टोर करना है, आगे कैसे सप्लाई करना है, मतलब ये सारा आपके ऑपरेशन होते हैं। और ये मैनेजमेंट स्टैंडर्ड तमाम कहते हैं कि वो जितने भी आपके ऑपरेशंस होंगे उनकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और उनका कंट्रोल डिटरमिन होना चाहिए आपका। ये नहीं है कि आपने अंधाधुंध जो है वो काम शुरू कर दिया वहाँ पे, कि मसलन अगर फर्ज करें एक आपने जो ऑफशोर रिग है उसको डिसमेंटल करना है आपने, ठीक है ना। तो डिसमेंटल जाते ही आप हथौड़े लेके शुरू हो जाएंगे एक कोने से, और एक कोने से दूसरे हथौड़े मारने शुरू कर देंगे, तोड़ फोड़ के उसको रख देंगे। दैट इज नॉन प्रोफेशनल अप्रोच, ठीक है। उससे फिर नए रिस्क जनरेट हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक प्लानिंग के साथ आप करेंगे ये सारी चीज़ें, आप इस ऑपरेशन को प्लान करेंगे कि जी आपने अगर उसको डिसमेंटल करना है तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, और साथ साथ उसके कंट्रोल भी स्टैब्लिश करेंगे। मसलन अगर आपने पावर शट डाउन करनी है, तो मतलब उसका कंट्रोल क्या होगा, कि मतलब कितने अरसे के बाद, कितने टाइम के बाद आप वहाँ पे अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। या मतलब वहाँ पे अगर फर्ज करें आपने डेमोलिशन करनी है, उस कंस्ट्रक्शन जो हुई है उसको गिराना है, तो उससे फिर ज़ाहिर है डस्ट होगी, उससे शोर होगा, उससे चीज़ें गिरेंगी, तो उसका क्या कंट्रोल होगा वहाँ पे, वो स्टैब्लिश आपने प्लानिंग फेज के अंदर करना होता है। तो ऑपरेशन जो है, ऑपरेशनल प्लानिंग, इसमें आपकी इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग भी आती है, जब हम इस पे जाएंगे इस क्लास के अंदर डिटेल से बातचीत करेंगे। फिर क्लास नंबर 9 जी आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के रिलेटेड है, जो कि हमारी बेसिकली चेक फेज है। पीडीसीए मॉडल पर हमने पढ़ा था ना, पीडीसीए में जो आपकी प्लानिंग 4, 5 और 6 जो क्लासेस होती है ना, आपकी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग और सपोर्ट, ये आपकी होती है प्लान फेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो क्लास 8 है वो आपकी डू फेज में आती है। उसके बाद क्लास 9 जो है परफॉर्मेंस वैल्यूएशन वाली, वो क्लास वो चेक फेज में आती है आपकी, जो थर्ड जो एलिमेंट है पीडीसीए मॉडल का। उसके बाद जो क्लास 10 है आपकी इंप्रूवमेंट, ये एक्ट फेज में आती है, ठीक है। जब आपने परफॉर्मेंस वैल्यूएट किया, मतलब ये इसमें देखे ना 9.2 की सब क्लास मौजूद है इंटरनल ऑडिट की, यानी हर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ये आपसे मैंडेटरी रिक्वायर करता है कि आप अपना इंटरनल ऑडिट उस मैनेजमेंट सिस्टम का कंटिन्यूसली करते रहेंगे, ठीक है। और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स बनेंगी, और उसके रिजल्ट्स होंगे, और उनको चेक किया जाएगा लीड ऑडिटर के दौरान। मतलब जब आपका फाइनल ऑडिट होगा, सर्टिफिकेशन ऑडिट जिसको कहते हैं, उसमें वो इंटरनल ऑडिट की जो रिपोर्ट्स हैं वो चेक की जाती है। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि इंटरनल ऑडिट ज़्यादा टाइम होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट तो होते हैं वंस इन अ 3 ईयर, लेकिन इंटरनल ऑडिट 3 साल में हो सकता है 6 दफ़ा आपको करना पड़े, ठीक है। हो सकता है आपको 9 दफ़ा करना पड़े, 10 दफ़ा करना पड़े, या इवन मतलब 3 दफ़ा ही करना पड़े। वो इसलिए इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने इन्हीं की बेस के ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेशन अचीव करनी होती है, और अपने नाम के साथ एक मार्केटिंग जो है वो बैज लगाना होता है जी, कि वी आर सर्टिफाइड बाय द आईएसओ। ठीक है जी। उसके बाद जब आपने इवेलुएशन कर ली अपने सिस्टम की, फिर उसके बाद आप उसकी इम्प्रूवमेंट करते हैं। इम्प्रूवमेंट कैसे, कि जब आपने इवेलुएशन की, नॉन कन्फर्मिटीज उसमें से आइडेंटिफाई की। नॉन कन्फर्मिटी क्या होती है? जो वायलेशन होती है, जो इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है,
तो उसको हम नॉन कन्फर्मिटी कहते हैं, ठीक है ना। जब नॉन कन्फर्मिटी डिटरमिन हो जाती है तो फिर उसका हम करेक्टिव एक्शन बनाते हैं, उसको कहते हैं कैप, करेक्टिव एक्शन प्लान, ठीक है ना। और उसको जब हम प्लान बना के दोबारा फिर हम उसको डू फेज में ले जाते हैं, यानी ऑपरेशनल फेज में ले जाते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। और फिर उसके बाद इस तरह ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है जी। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, हाई लेवल स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। अब आ जाते हैं जी, हमारा लास्ट सेगमेंट है क्वेश्चन आंसर्स का। ये 10 मिनट्स डेडिकेटेड होते हैं एंड पे, और ये आपका टाइम होता है। आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मतलब कोई अपना पॉइंट ऐड करना चाहें तो अपना कोई कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ योर टाइम, ठीक है जी। एंड आई इनकरेज के आप ज़रूर बोलें। मैं इसमें आपको जो है ना वो साथ साथ, अच्छा, जो इवैल्यूएशन होती है हमारी, यानी एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, ये टेस्ट जिसको कहते हैं, वो कैसी होती है वो भी साथ में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये 4 मतलब स्टेप पॉलिसी है हमारी इवैल्यूएशन की। नंबर 1, जनरल नॉलेज चेक किया जाता है थ्रू ए शॉर्ट क्विज, ठीक है ना। एक क्विज होगा मल्टीपल चॉइस का आपका, वो आपको बता दिया जाएगा जब होना है। एलएमएस के अंदर उसका लिंक मैं डालूंगा और आपको बताऊंगा, उसका टाइम होता है, उसमें आपने उसको अटेंड करना होता है, ठीक है। जब आप वो क्विज अटेंड कर लेंगे, वो बेसिकली 10 मार्क्स का, 10 ग्रेडेड मार्क्स होते हैं उसके, ठीक है। और उसके बाद आपकी एक एक्टिविटी होती है डिस्कशन एक्टिविटी, जो 20 मार्क्स की होती है, ठीक है ना। उसमें जो एजेंडा पॉइंट्स होते हैं, जो भी क्लास के दौरान में हम एजेंडा पॉइंट्स या टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो टॉपिक ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप लर्नर्स को कोई एक टॉपिक दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि वो उसके ऊपर हमें ब्रीफ करे, एक्सप्लेन करे, यानी प्रेजेंट करे, ठीक है ना। तो आपने उस टॉपिक को ब्रीफ करना होगा तमाम लोगों के सामने, ठीक है जी। ये 20 नंबर की एक्टिविटी होती है। और फिर थर्ड हमारी जो फेज होती है टेस्टिंग की, उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट एक्टिविटी। उसमें आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट दी जाती है, और 30 मार्क्स की वो ग्रेडेड एक्टिविटी होती है, उसके 30 मार्क्स होते हैं। और वो असाइनमेंट दी जाती है आपको, आपको टाइम दिया जाता है उसके लिए, और वो आपको ब्रीफ भी की जाती है। उसके बाद आप उसको करके उसकी रिपोर्ट जमा करवाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद होता है एक रिटर्न एग्जाम, ठीक है जी। उस रिटर्न एग्जाम जो 40 मार्क्स का होता है, वो भी जब हमारी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके 1 वीक के बाद होगा आपका। उसमें आपको जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसके आंसर्स आपने लिखने होते हैं। तो ये 4 फेज की स्ट्रेटजी टेस्टिंग की क्यों मैंने रखी हुई है, इसके लिए मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ, इसकी लॉजिक भी ब्रीफ कर देता हूँ। कहीं पे भी आपको टेस्टिंग का इस तरह का सिस्टम नहीं मिलेगा। यूजुअली लोग क्या करते हैं, या सिनेरियो बेस्ड उनकी असाइनमेंट्स होती हैं, या शॉर्ट क्विजेज होते हैं जिसको एमसीक्यूज कहते हैं, या फिर कोई रिटर्न टेस्ट ले लेते हैं। दैट्स नॉट, दैट्स एंड, ठीक है ना। देखिए, एक प्रोफेशनल जो होता है ना, उसको इन चारों चीज़ों की ज़रूरत है। उसको जनरल नॉलेज की भी ज़रूरत है, ठीक है, उसको स्पीकिंग पावर की भी ज़रूरत है, यानी उसको कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है। उसने क्योंकि अपनी मैनेजमेंट के साथ रहना होता है, वहाँ पे उनके साथ मीटिंग्स करनी होती है, बातचीत करनी होती है, अपना मैसेज कन्वे करना होता है। तो ये जो आपकी मतलब कैपेबिलिटी है ना, हम इस तरीके से इन्हेंस करते हैं थ्रू योर डिस्कशन एक्टिविटी, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि आप किसी टॉपिक के बारे में कितना अच्छा बोल सकते हैं। उसके अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो यकीनन आप अच्छा बोलेंगे, ठीक है ना। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम्युनिकेशन का, स्पीक करने का बढ़ता है, यानी स्पीकिंग की स्किल आपकी इनहेंस होती है। और तीसरी हमारी एक्टिविटी है प्रैक्टिकल, ठीक है। उससे आपके प्रैक्टिकल नॉलेज आपने जो गेन की है यहाँ से, उसको अप्लाई कैसे करेंगे ऑन ग्राउंड। यानी अगर आप ऑडिटिंग की कोई टेक्निक सीखी है, या इम्प्लीमेंटेशन का कोई तरीका आपने सीखा है, तो उसको अगर आपको कहीं किसी छोटे से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए प्रैक्टिकली, तो वो आप कैसे करेंगे। उस वो जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होती है, वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिकल जो स्किल होती है उसको मतलब एक्सप्लोर करती है। और फिर
आपकी आपने एज ए प्रोफेशनल बहुत सारी रिपोर्ट्स बनानी होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। आपने ऑडिट अगर किया तो आपने ऑडिट की रिपोर्ट भी बनानी होगी, और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बेशुमार रिपोर्ट्स होती हैं। उसमें चेक लिस्टें बनती हैं, उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बनते हैं, उसमें पॉलिसीज बनती हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, बेशुमार चीज़ें आपने करनी होती है, लंबी लंबी रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। तो वो अगर आपकी रिटर्न नॉलेज नहीं हो, अगर आपकी रिटर्न क्वालिटी ना हो, स्किल ना हो, तो आप वो रिपोर्ट्स नहीं बना सकते। तो वो जो रिटर्न टेस्ट हमने रखा हुआ बेसिकली वो आपकी रिटर्न जो स्किल है उसको इन्हेंस करने के लिए। तो ये चार किस्म की टेस्टिंग होगी आपकी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अटेंटिवली इन क्लासेस को अटेंड करें, ताकि ये चारों स्किल्स आपके अंदर अच्छे तरीके से मतलब इनकी ये इंस्टॉल हो जाए। और फिर आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब ये काम करें, कोई ऑडिट करें किसी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का, तो आपको मुश्किल ना आए। सो मैंने आपको ये भी ब्रीफ कर दिया। और जब अभी तो ज़ाहिर है नहीं, मतलब एकदम तो हम एमसीक्यूज टेस्ट नहीं होगा, कम से कम 3 या 4 क्लासेस जब हम कंप्लीट कर लेंगे, कुछ हम लर्न कर लेंगे, तो फिर मैं आपको उसका टाइम बताऊंगा। एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा कि कल आपका क्विज होगा। तो फिर आप उस हिसाब से जितना मटेरियल आपने तब तक पढ़ लिया होगा उसके अंदर से फिर आपका क्विज होगा। और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के लिए भी आपको ब्रीफ किया जाएगा। इसी तरह जो आपकी डिस्कशन की एक्टिविटी होगी वो भी जो मतलब 7 या 8 क्लासेस आप कंप्लीट कर चुके होंगे तब जाके होगी। उसमें जो टॉपिक तब तक जो आपने पढ़ चुके होंगे वही टॉपिक आपके डिस्कशन पॉइंट्स होंगे। वो किसी को भी कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, आपको मतलब है कि ब्रीफ करने के लिए उसमें आपने वर्बली ब्रीफ करना है। देखिए मैं आपको अगेन ब्रीफ कर देता हूँ कि ये नॉलेज जो है ना, ये जो प्रोफेशनल नॉलेज होता है, ये रटा सिस्टम नहीं होता। मतलब इसमें आपने कोई चीज़ जो है ना रट के किसी को सुनानी नहीं होती। आपने बेसिकली ब्रेनस्टॉर्म करना होता है अपने दिमाग को, अपने माइंड को यूज करके उसको एक्सप्लेन करना होता है अपने वर्ड्स के अंदर। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही समझ लिया है तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रट्टा आप जब भी लगाएंगे आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप सारी जिंदगी उसको नहीं भूलेंगे। फिर प्रैक्टिकली भी आप उसको एज इट इज करेंगे जब उस तरह की सिचुएशन आपके सामने आएगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने आपको पूरा क्लास का स्ट्रक्चर भी ब्रीफ कर दिया, इंस्ट्रक्शंस भी दे दी, एलएमएस भी आपको प्रोवाइड कर दिया, और बाकी जो है वो एग्ज़ाम के मुतल्लिक भी बता दिया। तो अगर किसी किस्म का मज़ीद भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी भी तकरीबन 1 मिनट और कुछ सेकंड बाकी हैं, बल्कि 2 मिनट और तकरीबन। सर प्लीज ये बताएं। जी जी। सर मैं तनवीर, यानी कि मैंने सिर्फ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में चूज किया है। तो हम्म। इसकी क्लासेस और जो एग्जाम पेपर वगैरह पैटर्न है तो मेरा इनसे अलग अलग से होगा। होगा, हाँ आपका अलग से होगा। क्योंकि आपका सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है ना, वो जब कल हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे, कल और परसों, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट। जब क्वालिटी का मैनेज जब इन हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड आएगा ना, उसका दिन आएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा उस दिन की आप क्लास लेंगे। जी जी और आपका टेस्ट भी उसी में से होगा, सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी में। जी। ठीक है। आपका बाकी जो स्टैंडर्ड अच्छा सर, ये हेल्थ एंड सेफ्टी की क्लासेस कितने दिन होंगे? हेल्थ एंड सेफ्टी की क्लास एक तो आज हो गई आपकी बेसिक्स, उसके बाद एक क्लास ऑपरेशनल क्लास होगी, और फाइनल फिर लास्ट जो 2 या 3 क्लासेस है ना वो भी आपको लेनी पड़ेंगी, जिसमें ऑडिटिंग से रिलेटेड आपको पूरा सिखाया जाएगा। जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी वो होपफुली 2 या 3 दिन के बाद होगी, मेरा ख्याल है चौथी क्लास है शायद, क्लास नंबर 4 जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है ना। जी। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके बाद एक क्लास आप लेंगे, ठीक क्लास है नंबर सर। 4, उसके बाद फिर 7, 8, 9 और 10 ठीक जो क्लासेस हैं वो आपने लेनी है बस, ठीक है ना। यानी टोटल आपकी जो है ना 5 क्लासेस बनती हैं, एक है आज की, सर। एक बीच की क्लास नंबर 4, एक 8, 9 और 10, क्योंकि 8, 9, 10 सबके लिए मुश्तरक है। और इसी तरह इंट्रोडक्शन भी सबके लिए मुश्तरक है, ठीक है ना। वो ऑडिटिंग से रिलेटेड है, वो चाहे ऑडिट आप क्वालिटी का करें, इन्वायरमेंट का करें, ऑडिटिंग आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपका होगा सिलसिला, ठीक है जी। एनीथिंग ठीक है एल्स? सर, सर जी, काइंडली आप मैसेज। जी प्लीज, प्लीज पूछें।
अभी बिल्कुल चंद सेकंड रह गए हैं, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो सर काइंडली। पीडीसीए मॉडल जो है इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम